आदाब, इस्तकबाल है आप सबका। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि दंगे या दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन वो मजहब की बुनियाद पर ही अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी हुकूमत ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर और शामली में हुए फ़िरक़ेवाराना फसादात से जुड़े 131 मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इन दंगों में 63 लोगों की मौत हुई थी और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। क्या 63 लोगों के कातिल और हजारों घरों को उजाड़ने वालों को यूं ही माफ किया जा सकता है? क्या सीएम योगी ने सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए माफीनामे की सियासत शुरू की है? योगी हुकूमत के इस फैसले का अक़लियतों और मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश करने की आज हम कोशिश करेंगे अपने इस खुसूसी प्रोग्राम मुजफ्फरनगर दंगों के मुकदमे वापस क्यों। हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के लीडर अशोक ठाकुर, कांग्रेस लीडर शकील अहमद। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और सामाजिक कारकुन डॉक्टर जॉन दयाल हैं। साथ ही हमारे साथ समाजी तंजीम अनहद के ओवैस सुल्तान खां और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली भी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे रिहाई मंच के तर्जमान अनिल यादव और फ़ोन लाइन पर होंगे यूपी पुलिस के साबिक डीजीपी विभूति नारायण राय। आप सभी मेहमानों का खैर मकदम है। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। 2013 के मुजफ्फरनगर शामली फसादात के केस मजहब के बुनियाद पर वापस लेने का सिलसिला शुरू। कुछ मुकदमे कत्ल की कोशिशों से भी जुड़े। योगी हुकूमत ले रही है केस वापस। पंजाब नेशनल बैंक के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी घपला। सीबीआई ने 1394 करोड़ की धांधली में हैदराबाद की एक कंपनी पर दर्ज किया मुकदमा। कंपनी के 2 डायरेक्टरों से भी पूछताछ। क्रिकेटर मोहम्मद शामी को बीसीसीआई से क्लीन चिट। अहलिया हसीन जहां ने लगाया था मैच फिक्सिंग का इल्जाम। शामी का ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। और हम इस सवाल पर अपनी बातचीत, अपना मुबाहिसा शुरू करें उससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मुजफ्फरनगर और शामली दंगों के बारे में जिन 131 लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है, साल 2013 के इन दंगों में 63 लोग मारे गए थे। अपोजिशन जमातों ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि मुल्क आइन से चलेगा या मजहब की बुनियाद पर। हमारी एक खास रिपोर्ट। मुल्क में दंगों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। दंगे होते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, केस मुकदमा होता है, लेकिन मजहबी सियासत की वजह से ज्यादातर मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में भी देखने को मिल रहा है। योगी हुकूमत ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर और शामली में हुए फिरकावाराना फसाद से जुड़े 131 मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इन दंगों में 63 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। दंगों के मुलजमीन में ज्यादातर हिंदू हैं। इनमें बीजेपी के एमएलए संगीत सोम और सुरेश राणा भी शामिल हैं। जिन मामलों को वापस लिया जा रहा है उनमें कत्ल की कोशिश और लूट समेत कई संगीन जुर्म शामिल हैं। लेकिन यूपी हुकूमत सफाई दे रही है कि सिर्फ वही मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं जो सियासी बदले की वजह से लिखे गए थे। हम ऐसे सभी मुकदमों को जो राजनीतिक दृष्टि से दर्ज हुए हैं, राजनीतिक विद्वेष की भावना से दर्ज हुए हैं, उनको वापस लेने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद से ही दंगों में दर्ज मामले वापस लेने की मांग उठ रही थी। इस सिलसिले में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट संजीव बालियान और बुढ़ाना से एमएलए उमेश कौशिक ने सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे 179 मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो मुकदमे दर्ज हैं, जो लोग नामजद है वो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो आम लोग हैं। जो पिछली सरकार ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे फर्जी दर्ज किए थे, एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाया गया था
फर्जी मुकदमे दर्ज करके महिलाएं और बच्चों को भी जेल भेजा गया था। मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि आगजनी और लूटपाट से रिलेटेड, तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, इससे रिलेटेड जो फर्जी मुकदमे हैं उनकी जांच करके उनको वापस लिया जाना चाहिए। और मेरा पत्र था, मैं आज भी इसी स्टैंड पर कायम हूँ। जो फर्जी मुकदमे हैं हमने बहुत सहन किया है, पिछले 5 सालों से हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, महिलाएं, बच्चे फंसे हुए हैं, उनके भविष्य की बात है तो वापस ले जाने चाहिए। वहीं मुल्ज़िमीन के खिलाफ केस वापस लेने के मामले पर समाजवादी पार्टी ने योगी हुकूमत पर हिंदुओं के अपीजमेंट का इल्जाम लगाया है। बात तरीके से एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए योगी जी ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो काम करेगा नहीं, फार्मूला उनका फेल होगा। उधर दीगर अपोजिशन जमात और मुस्लिम तंजीमों ने योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क आईन से चलेगा या मजहब की बुनियाद पर। बिल्कुल वही हो रहा है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वालों को बचाया जा रहा है। रूल बाय लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय रिलीजन की सत्ता हो रही है वहां पर, और उन लोगों को बचाया जा रहा है इनके खिलाफ रेप और मर्डर केसेस हैं। बड़ी बड़ी बातें की बीजेपी ने, ट्रिपल तलाक का बिल लाया। अब बताइए उस मुस्लिम महिला जिसका रेप हुआ है, जिसका शौहर मारा गया है, जिसके बच्चे यतीम हो चुके हैं, तो कहा गया इंसाफ? तो इंसाफ के लिए कोशिश नहीं कर रही है, ना के मजलूमों का साथ दिया रहा है, बल्कि बीजेपी तो जुल्म कर रही है। इस तरह की अगर केसेस वापस लेंगे तो जुल्म होगा। बीजेपी राजनीति है ये पूरी। राजनीति के साथ साथ ये एक्सपोज हो रहे हैं कि ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को विड्रॉ कर रहे हैं केसेस जो उनके मानने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली इलाकों में भड़के दंगों में कम से कम 62 लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। तशद्दुद को देखते हुए उस वक्त की समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने मुजफ्फरनगर और शामली थानों में करीब 1455 लोगों के खिलाफ 503 मामले दर्ज कराए थे, लेकिन अब तक इनमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। और अब अपने लीडरों को बचाने के लिए योगी हुकूमत 131 मामले वापस लेने जा रही है। अगर इसी तरह से दंगों पर सियासत होती रही और मुल्जिमों को बचाया जाता रहा तो इससे न सिर्फ अक़लियतों का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा बल्कि जमहूरियत भी कमजोर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ यूपी के साबिक डीजीपी पुलिस विभूति नारायण राय साहब जुड़ गए हैं। राय साहब, आपका खैर मकदम है। आपने बहैसियत पुलिस ऑफिसर बहुत सारे कम्युनल राइट्स को देखा है, कंट्रोल किया है, उसके बारे में किताबें लिखी हैं, आर्टिकल लिखे हैं। ये जो फैसला योगी हुकूमत का आया है कि 131 मुकदमे मुजफ्फरनगर और शामली में वापस लिए जाएंगे और उनको एक ख़ास तरीके से चुना गया है, क्या कहेंगे आप कि ये हुकूमत का कदम सही है आपकी नज़र में? नहीं, ये तो बहुत ही गलत कदम है। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिन लोगों के खिलाफ मामले वही फैसले कर रहे हैं, और वैसे भी जनता का कानून से और जनता का न्याय से विश्वास टिक जाता है अगर इतने गंभीर मामलों में मुकदमे वापस किए जाए। मेरे ख्याल से अदालतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अदालतें फैसला करें। अगर वो सोचते हैं कि वो निर्दोष है, उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, तो वो अदालतों में साबित करें और अदालतें उन्हें छोड़ दें। लेकिन सरकार का मुकदमा वापस लेना तो मुझे लगता है कि ये एक गंभीर चूक है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जी, और क्या इस मामले को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है हुकूमत के इस फैसले को? मुझे तो लगता है कि जिन अदालतों में ये दरखास्तें दी जाएंगी, ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, वही अदालतें सक्षम हैं उन दरखास्तों को रिजेक्ट करने के लिए। वहीं से रिजेक्ट हो जानी चाहिए ये दरखास्तें। लेकिन जब एक रियासती हुकूमत वजीर आला की क़यादत में काबीना फैसला लेगी तो क्या उस फैसले को हतमी नहीं माना जाएगा? देखिए, ये बहुत सारे मामलों में हो चुका है। बहुत सारे मामलों में सरकार फैसला करती है जो मुकदमा वापस लेगी जी, लेकिन अंतिम फैसला उस अदालत को ही करना होता है जहां वो चार्जशीट दाखिल हुई है। तो मुझे लगता है कि अदालतें ही इस फैसले को मानने से इनकार कर सकती है। जी, राय साहब आप रहे, मैं आऊँगा आपके पास में दोबारा। हमारे पास यहाँ एक खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है, बीजेपी लीडर अशोक ठाकुर साहब। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि अभी आपने ये रिपोर्ट भी देखी, पूरा मामला भी आप जानते हैं, क्या आपकी राय में ये सही कदम है, सही फैसला है? क्योंकि एक ख़ास वर्ग के लोगों के
लाभ पहुंचाने के लिए, और उसमें आपकी पार्टी के एमपी और एमएलएस भी शामिल हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती और उसमें आम तौर पे ख़त्म किए जाते मुकदमे तो शायद इसे सही माना जाता। कुर्बान अली साहब, मुझे लगता है कि डीजीपी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो अपने आप में सफिशिएंट है इस बात को सिद्ध करने के लिए जी कि सरकार जो उनका जो दोहरा मापदंड था इस स्टेटमेंट में वो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि ये वापस नहीं लेने चाहिए, दूसरे वो कह रहे हैं कि अदालत में जाएंगे और अदालत ही इसको देखेगी वो वापस होने लायक है कि नहीं है। सरकार एक प्रक्रिया के तहत जो समाजवादी पार्टी सरकार ने उस समय जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने के लिए पूर्वाग्रह पूर्वक जो मुकदमे दर्ज किए थे, केवल उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया कर रही है। नहीं, लेकिन और उस प्रक्रिया के तहत किसी कमीशन ने तय कर दिया, किसी अदालत ने तय कर दिया कि वो पॉलिटिकल थे। नहीं, अदालत में तो अब जाएगा ना, जब वापस लेंगे तो वो प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें जो साक्ष्य जाएंगे और जो रिपोर्ट जाएंगी उसके आधार पर वो वापस होंगे। तो सरकार उसमें, अदालत अभी भी बीच में है। अच्छा। तो ये कहना कि सरकार गलत फैसला कर रही है, ये बिल्कुल निहायत गलत है। सरकार ने जो जांच के बाद ये पाया कि जो पूर्वाग्रह पूर्वक जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो केवल उनको वापस लेने के लिए सरकार जो है ये सिफारिश कर रही है। तो लेकिन राज्य सरकार आपके सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले रही है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? नहीं, ये राजनीति से प्रेरित मुकदमे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये दर्ज कराए थे। हाँ, नहीं, अब जो हो रहा है, हाँ, नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सीधी सीधी प्रक्रिया है ये जी, और इसमें सरकार वापस लेने की प्रक्रिया चालू करेगी, उसमें अदालत में भी मामला जाएगा और साक्ष्य आएंगे और उसके आधार पर वापस होंगे। चलिए, शकील अंसारी साहब, आप इसको किस नजर से देखते हैं? यूपी में जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहले योगी साहब ने खुद अपने ऊपर जो मुकदमे थे उनको वापस किया और अब ये मुजफ्फरनगर और शामली फसादात से जुड़े मुकदमे वापस हो रहे हैं। निहायत ही अफसोसनाक फैसला है ये। अब आप देख सकते हैं, जैसे अभी डीजीपी ने कहा कि फैसले वो केसेस वही वापस कर रहे हैं जो खुद आज पावर में हैं। एमपीज, एमएलए, मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को कोर्ट में फेस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो अपनी सरकार के पावर से उसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ का, 503 मुकदमे दर्ज हुए थे 1455 लोगों के खिलाफ जी। उसमें आप सिलेक्टिव चुन चुन के अपने लोगों को विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई जांच कराया, कोई कमेटी बनाया कमिश्नर के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर, उसमें देखा गया, या कोई जज, रिटायर्ड जज के लेवल पर कि हाँ ठीक है, अगर नाजायज कहीं हुआ है तो आप वापस ले लीजिए। नहीं, और 302 के मुकदमे तो आप वापस ले भी नहीं सकते हैं। जो दफा 321 है उसके तहत तो आप वापस भी नहीं ले सकते। अब उसमें भी आप जिस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, तो अब तो लग रहा है कि कानून का राज खत्म हो रहा है। ठीक है, अनिल यादव साहब हमारे साथ हैं, रिहाई मंच के आप प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल यादव साहब, आप और आपकी तंजीम रिहाई मंच इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है? देखिए, हम लोग मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 131 मुकदमे हटाए जाने की मांग जो है, जो लिस्ट सौंपी है संजीव बालियान और उमेश मलिक जी ने, उस पर मेरी ये टिप्पणी है कि ये पूरा जो है कैराना में उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव के नज़रिए से ये ध्रुवीकरण कराने की कोशिश है। बीजेपी के प्रवक्ता अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि संजीव बालियान और उमेश मलिक कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लोग दंगों में शामिल रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है उस समय एक कमेटी बनी थी, एक कमीशन बना था, विष्णु सहाय कमीशन, जिसने 23/9/2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और जो यूपी असेंबली में टेबल भी की गई, जिसमें पेज संख्या 240 पे साफ साफ लिखा है कि संजीव बालियान, उमेश मलिक, श्याम सैनी और राजेश मित्तल, ये सारे लोग जो है दंगे में, खुद दंगा भड़काने में शामिल रहे हैं। तो ये जो लोग दंगे भड़काने में जो लोग शामिल रहे हैं, वो लोग एक लिस्ट लेकर जाते हैं और बाकायदा 179 लोगों के लिए केस का नाम था, जिसमें बड़े गर्व के साथ संजीव बालियान और उमेश मलिक मीडिया में ये बोल रहे हैं कि इसमें 850 हिंदू लोग हैं, जो जिस हिंदू की बात की जा रही है। तो सियासतें शुरू हो रही है कि ये कैराना के उपचुनाव में फिर से हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि कैराना को लेकर ही जब हुकुम सिंह जिंदा थे तो एक माहौल बनाया गया था कि कैराना से हिंदू पलायित हो रहे हैं, हिंदू भाग रहे हैं, लेकिन
मीडिया में आई रिपोर्ट ने साबित किया कि जिन जिन लोगों का नाम बीजेपी के लोग प्रचारित कर रहे हैं वो लोग बेसिकली कोई 10 साल पहले मर चुका है, कोई 15 साल पहले गांव छोड़ चुका है, काराना छोड़ चुका है। तो इस तरीके से सियासत हो रही है। इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि बीजेपी अभी 2 उपचुनाव हारी है और तीसरा उपचुनाव उसको हारना है, ये तय है। क्योंकि बीजेपी काराना में 1998 और 2014 2 चुनाव को छोड़कर कभी चुनाव नहीं आप रहे हमारे साथ। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। आपने अपनी बात रखी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। जॉन दयाल साहब जी, आपका एक लंबा तजर्बा है, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता का आपका तजर्बा है और सांप्रदायिक दंगों को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी खोजबीन भी करते रहे। मुजफ्फरनगर भी आप बहुत बार गए हैं। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को? नहीं, कितने साल हो गए इस कांड को जी, अचानक क्या आ गया कि इन्हीं दिनों करनी है? साफ है, राजनीतिक वजह है, इलेक्शन होना है, उसके लिए दोबारा एक माहौल पैदा करना है। मैं मगर इससे आगे बढ़ के एक बात करना मांगता हूँ, क्योंकि इलेक्शन हिंदुस्तान में और भी जगह हो रहे हैं। इससे जनता में, लोगों में, आवाम में क्या सिग्नल जाता है? क्या ये अफर्म करता है कि केंद्र की सरकार, प्रांत की सरकार, जो पार्टी जो कंट्रोल में है, उसका नुक्ते नजरिया क्या है, उस बात को एक बार अफर्म करता है। और दूसरी तरफ ये बात उससे भी ज्यादा खौफनाक है, ये एक खास तंजीम को आप कह सकते हैं उकसाता है। उनको कहता है सैया भाई कोतवाल डर का है कि आप कुछ भी कर दीजिए, जैसा यहाँ पे हम रिहाई कर रहे हैं वहां पर रिहाई कर रहे हैं। ये जो इलीगल एमनेस्टी इसको कह सकते हैं कि जो आपके लोग हैं कहीं कहीं भी, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह जहाँ खून खराबे हुए हैं, और जगह भी तो खून खराबे हुए हैं, उन लोगों को माफी क्यों नहीं दी गई है जी, ये सवाल आता है। और योगी जी ने तो एक तरीके से शुरुआत की अपने ऊपर के केस हटा के। ठीक, ओवैस, आप अनहद चलाते हैं और आपने भी गुजरात से लेकर के और मुजफ्फरनगर और जहाँ जहाँ भी दंगे होते हैं वहाँ रिलीफ रिहेबिलिटेशन के काम में भी आप जुड़े रहते हैं, और ख़ास करके मुजफ्फरनगर के फसादात को आपने नज़दीक से देखा है। आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर? इस पूरी तरीके से सियासी तौर पर लिया गया फैसला है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बालियान साहब, मलिक साहब जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहने लायक इसलिए हुए हैं, या योगी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार आज इसलिए बनी क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में नरसंहार हुआ, और पूरी तरीके से उसे पोग्रोम कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट की जगह। आज ये जो हालत है, जिस तरह पहले मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि राजनीतिक रूप से तो लिया गया है, सियासी फैसला है। क्यों? क्योंकि बाबू हुकुम सिंह जो खुद जो है 2013 के जो पोग्राम में शामिल रहे हैं, दोषी रहे, उनकी मौत हुई 4 फरवरी को। उसके बाद वहाँ पर जिस तरह का उपचुनाव की तैयारी हो रही है, उपचुनाव की तैयारी में ये वहाँ की जो समुदाय है जिन्होंने जो है 2013 के जो पोग्राम है उसमें शामिल रही, उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चों को तुमने केस वापस नहीं लिया तो हम जो है वोट नहीं देंगे। तो अब ये हिंदुस्तान के इंसाफ का मसला है कि हिंदुस्तान की अदालतें क्या इंसाफ करेंगी, या इस तरह की डिक्टेट जो वोट हासिल करने के जो तरीके नए इस तरह के बन रहे हैं उसके ऊपर जो है कुछ कड़ा फैसला लेंगी। मोहम्मद अली, आप हिंदू के लिए काफ़ी रिपोर्टिंग करते रहे हैं मुजफ्फरनगर और शामली में हुए फसादात के, और अभी भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि ये जो जिस तरह से यूपी में किया गया, सब लोगों की, यहाँ ज़्यादातर लोगों की राय है बीजेपी के प्रवक्ता को छोड़ करके कि एक पॉलिटिकल नज़रिए से किया गया है, एक पॉलिटिकल सियासी नज़रिए से किया गया है, एक सियासत करने के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑफ कोर्स ये बहुत सियासी कदम है ये, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये है कि जितना मैं घूमता हूँ शामली में, मुजफ्फरनगर में, तो मुझे ये लगा कि धीरे धीरे बोथ लाइक मुसलमानों को और जाटों को, दोनों को ये लगने लगा था कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है वो इस नफरत की राजनीति की वजह से चली गई है। तो इधर क्या हो रहा था कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे थे, बहुत सारे
लीडर्स अक्रॉस द रिलीजियस स्पेक्ट्रम, खाप लीडर्स एंड जाट लीडर्स, मुसलमान लीडर्स, वो दोनों ये सारे मिलकर के एक मीटिंग्स कर रहे थे। मुसलमान और मुस्लिम विक्टिम्स के पास जा रहे थे और खाप लीडर्स के पास जा रहे थे, जाट जो अक्यूज हैं उनके पास उनकी फैमिलीज के पास जा रहे थे। और कहा जा रहा है कि किसान यूनियन और राकेश टिकैत उसके नेता इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इन मीटिंग्स में वो भी गए थे। तो एक शक्ल ये ऐसी हुई थी कि दोनों जाट और मुसलमान करीब आ रहे थे। इसका बहुत बड़ा पहलू मैं ये देखता हूं कि जब से जाट और मुसलमान दोनों के करीब आने की वजह से जब धीरे धीरे आने लगे करीब पिछले 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, और जब उनको एहसास हुआ कि हमको साथ में रहना चाहिए, ये शक्ल जो है बीजेपी चाहती नहीं है। बीजेपी को पॉलिटिकली ये एहसास हो गया है कि अगर जाट और मुसलमान करीब आ गए तो हमारी पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो स्टेप है इसका लॉन्ग टर्म मैं ये देखता हूं कि ये जो साथ आ रहे हैं उसकी वजह से इन लोगों ने एक इमीडिएटली कदम ये लिया है कि वो मुसलमान और जाट साथ ना आए और जाटों को ये एहसास हो कि बीजेपी हमारी सेवियर है अल्टीमेटली। उसको उस एहसास को दिलाने के लिए कि लुक वी आर विथ यू ऑन योर साइड और हम ये केस आपसे ले रहे हैं। और इससे पहले मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पहले बीजेपी गवर्नमेंट को जाटों की याद नहीं आई। बीजेपी गवर्नमेंट ने जनवरी में जो केसेस विथड्रॉ करने की बात की थी वो अपने लीडर्स के लिए की थी सिर्फ। अगर आप उसको याद करें तो उसके बाद जाटों ने एक महापंचायत की और इनको धमकी दी कि अगर आप सिर्फ ये लीडर्स के लिए आप प्रिविलेज्ड पोजीशन और स्टैंड क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं आप जाटों की राजनीति करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे बच्चों के खिलाफ जो केसेस हैं उनको आप वापस लीजिए। ठीक है अशोक ठाकुर साहब, अभी आपने सुना कई तरह की आवाजें और कई तरह की बातें यहाँ कही गई। आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं और ये कहा जाता है कि साहब दंगा मुक्त समाज हम बनाएंगे। क्या इस तरह के कदम उठा के आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि वाकई आप दंगा मुक्त भयमुक्त समाज बना पाएंगे? कुर्बान अली साहब, हम कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है जी। आप पूरा इतिहास दंगों का उठाकर देख लीजिए। अगर हम 1947 से लेकर 2017 तक का इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस शासनकाल में लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए हैं, जिसमें लगभग 66 तो नरसंहार हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ के 2-3 घटनाओं को छोड़ दें, नक्सली घटनाओं को, तो ऑलमोस्ट सभी दंगों में जो है नरसंहार किया गया। मुझे हैरानगी होती है कि पिछले 75 साल के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से मारा गया कांग्रेस के शासनकाल में, और कांग्रेस के और दूसरे जो बुद्धिजीवी हैं वो कांग्रेस को इस तरह से खड़ा करते हैं जैसे वो उनकी बड़ी हितैषी पार्टी। कांग्रेस तो खराब थी, उसके अंदर 100 कमियां हैं, इसलिए जनता ने उसे अलग कर दिया। लेकिन आप तो एक नया समाज लेके आए थे, आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए। 5 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी, राज्यों में हमारी सरकार रही, केवल एक गुजरात में दंगा हुआ, वो भी 59 जो कार सेवक थे वो मार दिए गए थे, उसके बाद उसके खिलाफ हुआ। अदरवाइज आप उठाकर देख लीजिए, यही उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 5 साल में लगभग कितने 100 दंगे हुए, इसका सबको प्रूफ है। अच्छा, आज दंगे क्यों नहीं हो रहे? जी, क्योंकि आज सरकार जो है अभी कुछ दिन पहले की घटना है और उसमें भी कार्रवाई हुई है। अभी आप देखिए कि मैं इसमें एक बात कर रहा हूं, 2013 में ये दंगे हुए, आज 2017 है, उससे पहले 2017 तक समाजवादी पार्टी की 4 साल सरकार रही। झारखंड में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, मात्र 6 महीने के अंदर हमने निर्णय करके उनको सजा दे दी। अब मैं जानना चाहता हूं कि 4 साल तक समाजवादी पार्टी इन मुकदमों के ऊपर बैठी रही, झारखंड की लिंचिंग की बात आपने की, आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, क्या आपने उन्हें निकाला है पार्टी से? राजनीतिक पूर्वाग्रह से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, इसलिए वो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं जी। वो मुकदमे झारखंड की बात की, झारखंड में जो आपके पार्टी के लोग थे, क्या आपने उन्हें पार्टी से निकाला? जो थे पार्टी के लोग हैं उसमें शामिल। अब इससे भी आप खैर चलिए, विषयांतर हो रहा है, मैं आता हूं आपके पास में दोबारा। जॉन दयाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सजा मिली है और हमारी सरकार के होते हुए सजा मिली है, और इस बात को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप दंगाइयों को साधुवाद देना चाहिए झारखंड सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि 47 से लेकर अब तक जी बड़े बड़े जो कम्युनल राइट्स हुए, जिनमें जुडिशियल कमीशन बैठाए गए हैं, अगर उन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आप देखिए तो उनमें से आप पाएंगे कि 75% रिपोर्टों में अल्टीमेट ब्लेम उन दोनों जनसंघ और अब भाजपा RSS को दिया जाता है।
कंडमाल के कांड में जो ईसाइयों के खिलाफ भारतवर्ष के इतिहास में सबसे घृणित कार्य था, उसके अंदर स्टेट असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने कहा, और ये इनकी साझी सरकार थी, कि उस कांड में आरएसएस भाजपा का हाथ था। हम नहीं कह रहे हैं, ये उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। तो ये कहना कि भाजपा के लोग या पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक मैसेज है वो है कि अल्पसंख्यक लोग, खासकर मुसलमान और फिर दूसरे दर्जे पर ईसाई, और अब फिर सरदार रडार पे आ गए हैं। ये हमारे नहीं है, ये दूसरे हैं। हमको इस देश के अंदर जो हम नागरिक हैं, यहाँ पे करोड़ों साल से जब से भी आदमी पैदा हुआ है हम यही के हैं, हमको अचानक दूसरा बना दिया गया है। ये जो मैसेज है, ऐसे ऐसे डिसीजन उस मैसेज को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको दम देते हैं। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साहब मैं आऊंगा बाद में आपसे, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। हम बहुत खुले मन से यहाँ चर्चा करेंगे और इसमें किसी तरह की कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी सलाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और आज हम बात कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर और शामली ज़िलों में जो फ़िरक़ावाराना फसादात हुए थे, रियासती हुकूमत ने, योगी हुकूमत ने वहाँ के कुछ मखसूस लोगों के ऊपर चलने वाले मुकदमे वापस लेने का फ़ैसला किया। क्या ये सियासी फ़ैसला है? क्या मज़हब की बुनियाद पर ये इस तरह के फ़ैसले लिए जाने सही हैं? और क्या इंसाफ आइन के तहत होगा या मज़हब के तहत? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक ख़ास पैनल मौजूद है और इस वक्त टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के साबिक़ डीजीपी विभूति नारायण राय। राय साहब, मुजफ्फरनगर और शामली में जो 5 साल पहले 6 साल पहले फसादात हुए थे, अब वहाँ पे एक तरफ तो रियासती हुकूमत वो मुकदमे वापस ले रही है कुछ ख़ास लोगों के ख़िलाफ़ जो कि MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर खैर सगाली के नाम पर, गुडविल के नाम पर मुकदमे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए दबाव डाल करके वापस भी करवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये एक सही कदम है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है 2 कारणों से। एक तो ये फैसला धर्म को और मजहब को और जाति को, इन सबको ध्यान में रख के किया जा रहा है। जो भारत में जो IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, भारतीय संविधान, इन सब के द्वारा जिसकी नुमानियत है, ये नहीं होना चाहिए था। धर्म को ध्यान में रख करके कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरे जो इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके पीछे राजनीतिक मकासद भी हैं। जो पार्टी इन्हीं सारे जिन्हें आप कह सकते हैं कि इन्हीं सारे मुद्दों पर लड़ करके चुनाव जीती है और सत्ता में है, वो पार्टी उन सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस ले रही जो उसके कार्यकर्ता है, जो उसके टिकट पर MP, MLA या दूसरे पदों पे पहुंचे हैं। तो इस तरह तो फिर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन है जी अशोक ठाकुर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। राय साहब जी। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि धर्म और मजहब के आधार पर मुकदमे दर्ज करना क्या सही है? नहीं, लेकिन ये फैसला तो अदालत को करने दीजिए ना। तो आपने ही तो कहा ये अदालत में ही जाएगा। नहीं, तो अदालत से पहले ही आपने ही कहा ना ये अदालत में जाएगा। रियासती हुकूमत तो खुद ही कर ले रही है अदालत का। ये वापसी की प्रक्रिया अदालत में ही जाएगी ना। जब आप कत्ल कर रहे थे तब तो आप धर्म मजहब के नाम पे कर रहे थे। नहीं, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार के समय में किस तरह मुकदमे दर्ज होते थे उसका उदाहरण मेरे पास है, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अदालत को फैसले करने दीजिए। अदालत को फैसले, नहीं, अदालत में ही जाएगा। आपने ही तो कहा ये बात। नहीं, अभी तो आप मुकदमा वापस, आप दोहरी बात कह रहे हैं ना। हो जाएगा। आप 2 बातें कह रहे हैं एक ही बात पर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप ही कह रहे हैं कि अदालत ही अंतिम फैसला करेगी तो जाने दीजिए ना अदालत में। हाँ, जाने फिर दिक्कत क्या है? तो अच्छी बात आप नहीं, फिर दिक्कत क्या है उसमें? मुझे अच्छा, फिर दुर्भाग्यपूर्ण कहाँ से हो गया? तो पर आपका विश्वास है, ये तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। ठीक है जी। शुक्रिया राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उवैस, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अदालत अपना काम करेगी, पर अदालत तक पहुंचने के लिए जो ड्यू प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने की यूपी सरकार क्यों कोशिश कर रही है? जी, जनवरी में इन्होंने सीधे तौर पर कोशिश की और उसके बाद प्रशासन में तब्दीलियां की गई, फिर उसके बाद अब
24 तारीख को, 23 तारीख को, 23 फरवरी को इन्होंने जो है स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिंह ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो शामली और मुजफ्फरनगर के हैं उन्हें ये लेटर फिर दोबारा भेजा, जो पहले वापस भेज दिया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में कानून के लिए ये वापस नहीं लिए जा सकते केसेस। अब दोबारा योगी सरकार ने भेजा कि पब्लिक इंटरेस्ट के मसले पे आप जो है केस वापस लेने के बारे में सोचिए। तो ये मजाक है कि मेजॉरिटेरियनिज्म का सवाल है, क्या है, क्यों अदालत पहुंचने से पहले प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ठीक, मोहम्मद अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा ये कहना है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे कि देखिए जो दंगे हुए उसमें दोनों विक्टिम्स थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और केसेस जो फाइल हुए हैं वो हिंदूज के खिलाफ भी हुए हैं और मुसलमानों के खिलाफ भी हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये सिर्फ वन साइडेड काम करती, ऑफ कोर्स मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ जातियां हुई थी, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ भी केसेस हुए हैं, मुस्लिम लीडर्स के भी खिलाफ केसेस हुए हैं। बीएसपी से कि बहुत सारे मुस्लिम लीडरान हैं, वहां के लोकल मुस्लिम लीडरान हैं, उनके खिलाफ केसेस हुए थे। तो अगर समाजवादी पार्टी मुसलमान हित होती तो उनके खिलाफ केसेस नहीं करती। उनका क्या होगा? आप सारे हिंदू रिलीजन को बेस बना करके आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपने कहा 3 तलाक में औरतों को हक की बात करते हैं। अब ये जो औरतें जिनके साथ रेप हुआ, जिनको मारा गया, उनको आप क्या बोलिएगा? जी अशोक ठाकुर साहब, मैं आता हूँ, दयाल साहब आता हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले तो पूर्व वक्ता ने हमारे इन्होंने एक बात कही थी कि आज़ादी के इतिहास के बाद जितने दंगे हुए उसमें रिपोर्ट आई, उसमें अधिकतर में ये पाया गया कि उसमें हाथ है। मैं इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्व वक्ता उन सभी कांग्रेस और बाकी सरकारों के ऊपर ये खुला खुला इल्जाम लगा रहे हैं कि वो 70-75 साल तक उन मुकदमों के ऊपर बैठी रही, उन कमीशन पर बैठी गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। ये तो नपुंसक सरकारें हुई ना, नहीं। कि वो एक भी आदमी, मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरे 75 साल के अंदर एक भी आरएसएस भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं बना, कोई इल्जाम नहीं लगा। मैं एक दूसरी बात आपके सामने रखता हूँ। नहीं, आप एक सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस दिल्ली शहर में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एंटी सिख राइट हुए थे बिल्कुल, और कई हजार सिख मारे गए थे, और उसमें कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। आपकी सरकार 10 साल हो चुके हैं, अगर वाजपेयी जी की और मोदी जी की सरकार को ही लिया जाए, क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि उन सिख विरोधी दंगों के लिए कितने लोगों को आपने सजा दी? बिल्कुल, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जी। 84 के अंदर दंगे हुए जी, 1984 से लेकर और 2009 1997-98 तक जो है जी, वो कांग्रेस की सरकार रही जी। आपको नहीं लगता कि इतने वर्षों के अंदर बीच में देवेगौड़ा और गुजराल की 4 सरकारें अलग थी, और चंद्रशेखर और वीपी सिंह की, लेकिन 84 से लेकर इतना समय मिला, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय जो उन्होंने तो नहीं किया, आपने क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने क्या किया वो बताइए। साक्ष्य मिटाए उन्होंने। अच्छा, वो साक्ष्य मिटा दिए, मुकदमे तो अभी भी चल रहे हैं। कार्रवाई करी। कुमार को पेश होना है 2-3 दिन बाद ही अदालत में, नहीं तो मुकदमे तो चल रहे हैं। बिल्कुल, मुकदमे को सजा दिलाने में सरकार का जो रोल होता है, प्रोसिक्यूशन का जो रोल होता है, वो आपने कहां अदा किया? बिल्कुल, हमारी सरकार ने उस पर काम किया, इसी का परिणाम है कि आज तक ये गलत बयानी ना करें आप प्लीज। नहीं, गलत बयानी नहीं है। आप बताएं मिसाल देकर आपने एक आदमी को सजा दिलाने का काम किया हो। मैं कह रहा हूं कि उस समय तुरंत उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया, आप लोगों ने साक्ष्य मिटाए, उसमें कुछ नहीं कर पाए, बात को मानिए, कोई सजा नहीं दे पाए। आपका पूरा इतिहास है जी। सुनिए, 50 साल के वक्त तो मैं आपको बताता हूँ कि लिंचिंग में पहली बारी इमीडिएटली 6 महीने के अंदर सजा हुई है झारखंड में, क्योंकि ये लिंचिंग है। नहीं, किसकी सरकार थी? अरे भैया, आप ही की है, मैं मान तो रहा हूँ, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना यार। बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ, कहिए कि शाबाशी दीजिए। लेकिन क्या कांग्रेस ने किसी दंगे में किसी को पीछे रखा आज तक? आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, जो 1947 से लेकर आज तक 3.5 लाख लोग मरे, एक भी आदमी को सजा दी क्या? सुन लीजिए ना, आप अपनी बात कहे चले जाएंगे, दूसरे सुन लीजिए। आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि झारखंड में एक मुस्लिम बिल्कुल बेचारा इनोसेंट आदमी के खून के हत्या के केस में एक भाजपा के मेंबर तथा अन्य लोगों को सजा दी। ये मेरा ख्याल है तकरीबन पिछले 50 साल के इतिहास में अनूठा बता है। मगर ये लिंचिंग थी कम्युनल वायलेंस में, जहां पे जैसे मैंने आपको कहा कई रिपोर्ट्स है, 1952 की, 53 की है, 93 की है, रेड्डी कमीशन है। कम्युनल वायलेंस में
मॉब जहाँ पे एक तरफा ही होता है। ठीक है, अभी तक कोई सजा नहीं। जॉन दयाल साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। अनिल यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस पे एक जवाब देना। जी जी, एक मिनट में आऊंगा। गुजरात के अंदर बीजेपी गुजरात के अंदर क्लीन चिट सजा हुई कि नहीं हुई? क्लीन चिट नहीं, सजा नहीं हुई, किसी को भी सजा नहीं हुई। उम्र कैद की सजा हुई। विड्रॉ कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं लोग। जलाए गए, उसके रिएक्शन में हुआ, उनके रिएक्शन में हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता क्या ये मान रहे हैं कि गुजरात में जो दंगा हुआ उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे? और दूसरी बात, दूसरी मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 7 सितंबर को जो बड़ी पंचायत हुई नागला मंदौर में, जिसमें खुद बीजेपी के अशोक कंसल जी थे, संगीत सोम थे, सोहनवीर थे, भारतेंदु सिंह थे, हुकुम सिंह थे, साध्वी प्राची थे, ये लोग खुद उस महापंचायत में शामिल थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा फैला। तो क्या ये लोग एविडेंस है? ये पूरा आप देखेंगे विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट में बाकायदा इनका नाम लिखा हुआ है, और ये सारे लोग इस बात को भी जानते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए संगीत सोम जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश किए। एक पाकिस्तानी वीडियो को लाकर वो बोले कि ये देखिए कवाल में कैसे मारा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, क्या वो ये बताएंगे कि वो किस तरीके से इस दंगे में शामिल नहीं थे? और एक बात और ये है कि उसके बाद किस तरीके से सरकारों की जो बात हो रही है, जिन सरकारों की बात हो रही है, समाजवादी गवर्नमेंट अगर आज इन सारे दंगों पर जो कमीशन बैठा था, इस कमीशन पर अगर कार्रवाई होती, तो जो लोग एमपी एमएलए बने हुए टहल रहे हैं, जो लोग लिस्ट लेके जा रहे हैं योगी जी के पास कि देखिए हम लोगों को फंसाया गया, वो सलाखों के पीछे होते। जी हाँ, ये मैं इसमें जवाब देना चाहता हूं। जी, पहली बात तो मेरे मित्र ने कहा कि गुजरात के अंदर भाजपा की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि 59 कार सेवक जब मरे थे, उसके बाद वहां पर जो रिटेशन हुआ, उसमें आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर मतलब बीजेपी के लोग दंगा करते हैं, इसका मतलब बीजेपी के लोग दंगा करते हैं? नहीं, इसमें बीजेपी के लोग कहां से आ गए? आप जबरदस्ती बीजेपी लोगों को शामिल करेंगे क्या? नहीं, आपने बोला ना कि मैंने कब बोला ये? उसके बाद हमने किया ना भाई। हमने कब किया? बोल रहे हो? नहीं, किसने किया? हमने टीवी डिबेट पे बोल रहे हैं। मैंने कहा कि 59 लोगों को मारा गया, उसके बाद वहां पर दंगे हुए। इसमें कहां से हो गया? हमने कहा आप ये जो पढ़े लिखे लोग शब्दों के साथ खेलते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारी सरकार थी तो वहां सजा भी हुई लोगों को। नहीं था कि उस दंगे को, हमारी सरकार थी तो सजा भी हुई लोगों को। आप कांग्रेस के टाइम में एक सजा दिखा दीजिए ना। किसको सजा हुई? आप कितना मजाक, आप इसको व्हाट्सएप पे एक चुटकुला बना के डालिए कि गुजरात दंगे के बाद जो है एक गुजरात दंगे के आरोपियों को सजा मिली, ये बहुत अच्छा जोक होगा। अच्छा, ये अच्छा जोक है? मतलब सच्चाई भी जोक होता है? को ये चलाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में सच्चाई में है, जो सब जगह अदालतों में फैसले हुए हैं, वो भी मजाक है? यही पढ़े लिखे लोगों का दुर्भाग्य है, जो पढ़े लिखे लोग शब्दों से खेलते हैं। ये देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपको अधिकार नहीं देता है। आप चैनल पर बैठकर झूठ बोलेंगे, शोभा नहीं देता। अनिल सर, आप सुन लीजिए बात। कुछ चैनल पर बैठकर शोभा नहीं देता झूठ बोलना। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। आप नाम बताइए। समाजवादी पार्टी के कमीशन जो बैठाया था, उसकी रिपोर्ट इसी बात पर सिद्ध करती है कि उसने उस रिपोर्ट में सब गलत। मैं दो बात कहना चाहूंगा। कुछ नहीं था उसमें। मैं 2 बात, ये तो ये आप भी अति कर रहे हैं। आप ही डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं कि साहब कमीशन भी जो है कमीशन भी गलत है, सब कोई गलत है। आप ही सही है। अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी जो है आप ही सही है, पता लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ आप सही है, बाकी सब झूठ है। आपको उदाहरण कमीशन गलत है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सिंह साहब हमारे पास आए थे आज से 3-3.5 साल पहले। आजम खां की जो जमीन है यूनिवर्सिटी की, उसके साथ में उनकी जमीन लगती थी। उनको ये कहा गया कि या तो जमीन दे दो, नहीं तो भुगतो। उनके ऊपर 7 मुकदमे। कहीं भी दंगा हुआ, कहीं भी कोई बात हुई, उस सरदार जी का नाम उसमें। नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये कानून व्यवस्था थी समाजवादी पार्टी की। आप जो कह देंगे वो आखिरी सच है लोगों का। बालियान के खिलाफ जो केसेस मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्यों, सरकार ने जनवरी में क्यों ये लेटर भेजा, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। बालियान, भारतेंदु, साध्वी प्राची और संगीत सोम के सारे जो केसेस हैं, सबके खिलाफ मामला चार्ज फ्रेम होने वाले हैं। मामला बिल्कुल कंक्रीट तक पहुंच चुका है। अब इनको डर लगने लगा कि अगर ये सजा हो गई तो हम फंस जाएंगे। इसलिए जैसे ही सरकार आई, सबसे पहला कदम इन्होंने ये किया। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद भी हम इस पर बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं जी सलाम और हमारा प्राइम टाइम शो
आज का मुद्दा जिसमें हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जो दंगाई हैं उनके खिलाफ दायर मुकदमे किस तरह से रियासती हुकूमत वापस ले रही है, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम, और जी सलाम के प्राइम टाइम शो में आज का मुद्दे में बात कर रहे हैं कि यूपी की रियासती हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने मुजफ्फरनगर और शामली ज़िलों में जो दंगे हुए थे उसके जो मुल्ज़िमान हैं, जिनके खिलाफ संगीन किस्म के, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, उन मुकदमों को वापस लेने का सिलसिला शुरू हुआ है। पहली किस्त में 131 मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, जबकि वहाँ 505 मुकदमे दर्ज किए गए थे। शकील अंसारी साहब, आप बहुत देर से खामोश थे और आपको शिकायत थी कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मुल्क की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक मैसेज है कि ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम, और मुसलमान ही नहीं, दिगर अक़लियत जो उसमें सिख और ईसाई सब शामिल हैं, उनको इस मुल्क से किनारा कश करने की एक कोशिश है। और उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है इस केसेस को वापस लेके कि इनके खिलाफ तुम दंगे करो, इनके खिलाफ लिंचिंग करो, इनके खिलाफ कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं चलने देंगे। इसीलिए देखिए, आसिमानंद का केस कहाँ गया, साधु प्रतिज्ञा का केस कहाँ चला गया, और खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी का केस जो गुजरात दंगे के संबंध में है, और किस खतरनाक मोड़ पर, जिसमें जस्टिस लोये के हत्या और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जनता की अदालत में पेश हुआ, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और देश किसी एक का नहीं, हम सबों का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो इसके खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। ये नहीं कर सकते हैं। कानून का राज हिंदुस्तान में है, जमहूरियत है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, सब लोगों ने दी हैं। आज इस जमहूरियत पर जब खतरा आएगा, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ फास्ट कोर्ट बना के केस का फैसला करो। अब ये सब जो नेता इनके हैं उस ट्रैक में आ जाएंगे। जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि ये सब केस जो है वो रिकॉर्ड पर आ चुका है, अब इसमें कॉग्निजेंस लेना है। आपके लीडरों पर भी हैं? नहीं, जिनके ऊपर है तो कहां, केस तो विड्रॉ नहीं किया है। जिनके ऊपर है केस कोर्ट का सामना कर रहे हैं। हमारे लीडर जो भी हैं सब कोर्ट का सामना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुमको जितनी भी काम करना है करो। हम जिस तरह से इनकी सरकार बनने के बाद जो घटनाएं घटी, और जिसके बाई प्रोडक्ट ये लीडर पैदा हुए हैं, और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और केंद्र के सरकार में कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो लगातार, अभी कल भागलपुर में दंगे हुए हैं एक मिनिस्टर के बेटे की हरकत की वजह से, और इनकी सरकार साझा है, FIR दर्ज हुआ, और केंद्र का मंत्री सरकार को धमकी दे रहा है कि तुम गिरफ्तार करके दिखा दो। ठीक है, जॉन दयाल साहब, आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट है, ये देश हिंदू बहुल्य है मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे कानून के अंतर्गत काम होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत काम होना चाहिए। हमारे सिटीजनशिप राइट्स हैं। मेरे ईसाई होने की बात नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूँ और मोदी जी के बराबर हूँ नागरिकता में, योगी जी के बराबर हूँ नागरिकता में, चाहे मैं 2.3% ही क्यों ना हूँ। हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ पर संविधान तथा कानून का राज्य हो और लोगों को दिखता रहे। कानून सिर्फ कचहरी में नहीं होता है, कानून सिंबल्स में होता है, कानून इमेजेस में होता है। अशोक ठाकुर साहब, अभी जॉन दयाल साहब ने कहा कि कानून न सिर्फ ये कि सामने हो बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कुरबान अली साहब, मैंने अभी उदाहरण दिया आपके सामने जी, और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से कहा कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 2 आपसी झगड़े को इस देश में जो है आज हिंदू मुसलमान बना देते हैं, 2 आपसी झगड़े को जाति का फसाद बना देते हैं। 2 लोग ट्रेन में बैठकर आपस में लड़ते हैं,
उसको ऐसा बना दिया जाता है जैसे पता नहीं इस देश के अंदर क्या है। अर्थात इस देश में ये खौफ कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि जो भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ जो काम कर रही है उस काम से परेशान है लोग। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है देश के अंदर कि ईसाईकरण करने की जो खुली छूट इस देश के अंदर दी गई थी आज वो बंद हो गई। जो करोड़ों अरबों रुपया बाहर से पैसा आ रहा था इस देश के धार्मिक संतुलन को खराब करने के लिए वो खत्म हो गया। इस देश के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए जो खुली छूट मिली हुई थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की वो आज बंद हो रही है। आज आतंकवादियों को शरण दी जा रही थी वो बंद हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और देश के अंदर न्याय का शासन आया। मोदी की दुकान चालू हो गई। अनिल यादव आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का बच्चा था, चिदंबरम साहब का पाला हुआ आदमी था, आपका चचा था। बोल रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों की दुकान खत्म हो गई है, लेकिन अभी अररिया में जो नारा लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद का वो कौन लोग लगाने वाले हैं ये सारा लोग जान गया है। देश में सारे लोग जानते हैं कि आईटी सेल के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वीडियो मिक्सिंग किया जा रहा है। मेरा फाइनल कमेंट है कि 7 सितंबर को जो नगला मंदौर में पंचायत हुई थी जिसमें अशोक कंसल, संगीत सोम, सोहनवीर सिंह, भारतेंदु सिंह, हुकुम सिंह साध्वी, प्राची, ये सारे लोग क्या करने गए थे? क्या बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे इस बात को? बिल्कुल, इस बात बिल्कुल, को बताना चाहिए कि क्या वो मैं बता देता हूँ फैलाने बता देता हूँ। अभी अगर वो ऐसा मानते हैं तो ये भी बीजेपी के लोग सद्भावना फैला रहे हैं। जी देखिए, बीजेपी के लोग सद्भावना फैला रहे हैं। जनसभा में जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? पंचायत में जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बीजेपी की सरकार आई, जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे पंचायत में क्या हुआ? अनिल यादव आपकी बात सुन ली गई। कैसे हुई? पहली बार हुआ था। वो सबको पता है दंगे कैसे फैलाए गए, वहां से आते हुए लोगों के ऊपर हमला किया गया। ठीक है, हमला नहीं किया। अनिल जी प्लीज, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। देखिए, बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहले पुलिस वालों पे हमला हुआ। आगरा में एक पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश हुई तो, और यही नहीं, सहारनपुर के एसएसपी के घर पे हमला हुआ, ये बीजेपी वालों ने करवाया। तो मेरा ये फाइनल कमेंट है कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी, समाज में डिवीजन और ज्यादा होगा और वो बीजेपी की सरकार उसको हर तरीके से लेजिटिमाइज कर रही है और हम एक बहुत ही डेंजरस टाइम्स को देखने वाले हैं। जी ओवैस, मैं यहाँ पे बहुत तेजी से बात ये रखना चाहता हूँ कि एक तो झंडा जो है हम जानते हैं पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में किन आरएसएस वालों ने लगाया है अलग अलग जगहों का, मुसलमानों पे इल्जाम दिया। बॉम्ब ब्लास्ट में आज की तारीख में पिछले साल आज की तारीख में पहली बार आरएसएस के लोगों को सजा दी है हिंदुस्तान की अदालत ने, ये नहीं भूलना चाहिए। तीसरा मसला ये कि आप अपने ना तिरंगा या अपने सर पे ताज रख के नहीं चल सकते कि मॉब लिंचिंग पे आपने जो है फैसला आपके यहाँ की भाजपा की हुकूमत में हो गया। जिस अदालत में फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि परिवार ने संघर्ष किया, वहां पे वकीलों ने संघर्ष किया। आपकी सरकार ने तो वहां पर जो विटनेस था उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी और वो मारा गया। आपकी सरकार में जो विटनेस था वो मारा गया। आप चाहते तो देते ही नहीं। और आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें प्रशासन के ऊपर जिस तरह का दबाव दे रही है योगी सरकार, हम उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अदालत में जाने की होगी तो हम अदालत भी जाएंगे उसके खिलाफ। बरेली के डीएम के साथ मैं एक बस आखिरी बात ही कह रहा हूँ, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, खाली जो है कुछ खास तरह की विचारधारा के लोग नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी में डीएम बरेली जैसे लोग भी हैं जिन्हें सजा के तौर पे हटा दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवैस सुल्तान, मोहम्मद अली, जॉन दयाल साहब, शकील अंसारी साहब, अशोक ठाकुर साहब और लखनऊ से हमारे साथ अनिल यादव जुड़े थे, रिहाई मंच के नुमाइंदे, और साथ ही विभूति नारायण राय, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए, और फिलहाल ऐसा होता हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज का मुद्दा में आदाब।